नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रॉस्ट डायग्राम। क्या? फ्रॉस्ट डायग्राम। अब देखो, ये फ्रॉस्ट डायग्राम हमारे पास क्या होता है। देखो, फ्रॉस्ट डायग्राम अगर हमको समझना है तो हमें लैटिमर डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि लैटिमर डायग्राम क्या होता है। लैटिमर डायग्राम जब हमें पता होगा तभी ही हम फ्रॉस्ट डायग्राम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर आई बटन में लैटिमर डायग्राम की लिंक दे दूंगा, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास एक चर्चा आती है, फ्रॉस्ट डायग्राम क्या काम आता है। कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि वो टॉपिक कहाँ काम आ रहा है, क्या काम आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये जो फ्रॉस्ट डायग्राम है वो हमें क्या बताता है। यह हमें बताता है कि कोई स्पीसीज, कोई प्रजाति ऑक्सीकारक है या अपचायक है, ऑक्सीडेंट है या रिडक्टेंट है ना। यानी कि अच्छे से ऑक्सीडेशन हो सकता है उसका या फिर रिडक्शन हो सकता है। तो ये हमें कौन बताता है? फ्रॉस्ट डायग्राम बताता है। ठीक है, इसके अलावा और चीजें बताता है। क्या बताता है? फ्रॉस्ट आरेख या फ्रॉस्ट डायग्राम, फ्रॉस्ट आरेख यह बताता है कि फ्रॉस्ट आरेख यह बताता है कि किसी प्रजाति की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो चीजें बताता है। एक तो ये कि कोई प्रजाति अच्छी ऑक्सीकारक है या अच्छी अपचायक है, ऑक्सीडेंट है या रिडक्टेंट है। और दूसरी चीज कि जो हमने स्पीसीज ली है वो स्पीसीज हमारे पास स्थायी है, स्टेबल है या नहीं है। जैसे हमने लैटिमर डायग्राम में बहुत सारी स्पीसीज ली थी, जैसे ए बी सी। ठीक है, तो वहां पे वो ये बताता है कि कौन सी स्पीसीज क्या है, ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी कम स्टेबल होगी। तो ये किस में बताया जाता है? फ्रॉस्ट डायग्राम में बताया जाता है। ठीक है, हाँ एक बात और देखो, अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं तो सबसे बेटर चीज ये है कि आप इस लेक्चर को देखते देखते ही नोट्स बनाइए, तभी आपके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, नोट्स में से कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाने पड़ेंगे इस लेक्चर को देख के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया? इसके उपयोग लिख लिए, या फिर ये फ्रॉस्ट डायग्राम कहाँ काम में आता है वो हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम कोई अभिक्रिया लेते हैं, कोई अर्ध अभिक्रिया लेते हैं, कोई अर्ध अभिक्रिया, कोई अर्ध अभिक्रिया निम्न है, कोई अर्ध अभिक्रिया निम्न है। मैं इसको दो भागों में बांट लेता हूं। अर्ध अभिक्रिया कोई हाफ रिएक्शन, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई तत्व है X, कोई तत्व है यानी कि कोई एलिमेंट है, कोई मॉलिक्यूल है, कुछ भी है, वो N ऑक्सीकरण अवस्था में है, वो N ऑक्सीकरण अवस्था में है। N का मतलब क्या हो सकता है? +1, +2, +3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, N यहाँ पे क्या है? ऑक्सीकरण अंक। मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये किस में चेंज हो जाती है? X0 में चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास क्या है, X2+ है। अगर इस स्पीसीज को, इस प्रजाति को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगी? X0 में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे N क्या है? ऑक्सीकरण नंबर है, ऑक्सीकरण अंक है। ठीक है, ऑक्सीकरण नंबर है। तो हमने कोई अभिक्रिया ले ली, कोई हाफ रिएक्शन ले ली, अर्ध अभिक्रिया ले ली, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखो फ्रोस्ट आरेख की बात आती है। देखो यहाँ पे आपको एक चीज पता है, हमने लैटिमर डायग्राम में क्या निकाला था, एन ई नोट निकाला था। एन ई नोट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी। एन हमारे पास क्या था, ऑक्सीकरण अंक था, ऑक्सीकरण नंबर था, और ई नोट हमारे पास क्या था, अपचयन विभव था, है ना, या फिर रेडॉक्स विभव भी बोल सकते हैं हम, रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स पोटेंशियल बोल सकते हैं। और ये हमारे पास क्या था, ऑक्सीकरण नंबर, ठीक है, या फिर डिफरेंस जो हम लिख रहे थे। ठीक है बच्चा, तो इसकी बात भी हमको यहाँ पे करनी है। ठीक है, अब देखो फ्रोस्ट आरेख क्या होता है, किसी भी तत्व का फ्रोस्ट आरेख, किसी तत्व का फ्रोस्ट आरेख, फ्रोस्ट आरेख एन ई नोट, एन ई नोट यानी कि ऑक्सीकरण अंक और अपचयन विभव का गुना, ठीक है, वह ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक, इसको एन से लिख दो, कैपिटल से लिख दो, स्मॉल से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, के मध्य आरेख होता है, मध्य आरेख होता है। ठीक है, फ्रोस्ट आरेख क्या है, फ्रोस्ट आरेख में क्या करना है हमको, हमको एक जगह तो क्या लेना है, ऑक्सीकरण अंक लेना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमें ऑक्सीकरण अंक लिखना है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमें क्या लिखना है, एन ई नोट लिखना है। ठीक है, लेकिन ये हम ग्राफ बनाएंगे जब हम एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे, अभी तक तो आपको यहाँ पे यहाँ तक की बातें नोट करनी है। ठीक है, तो हम कोई अर्ध अभिक्रिया ले सकते हैं, उसके बाद किसी तत्व का फ्रोस्ट आरेख क्या होता है, एन ई नोट, वह ऑक्सीकरण अंक के मध्य का आरेख होता है। ये बात क्लियर है, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ी होगी एक अभिक्रिया, बहुत बार पढ़ी होगी आपने, ये 11th क्लास में पढ़ी होगी या फिर फिजिक्स वालों ने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी। ठीक है, क्या, डेल्टा जी जीरो वो नोट माइनस एन एफ ई। ठीक है, ये कुछ ऐसे आपने पढ़ा हुआ होगा। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। ये आपने पढ़ी हुई होगी। यहाँ पे डेल्टा जी क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एन जो है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीकरण अंक है। इसको कई जगह कैपिटल भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कैपिटल भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा E0 जो है वो मानक अपचयन विभव है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और जो F है वो यहाँ पे क्या है, फैराडे स्थिरांक है, फैराडे कांस्टेंट है। ये हमने अक्सर पढ़ी हुई होगी रिएक्शन, अगर आपको याद है तो। ठीक है, अगर हम ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 को मैं इसको यहाँ लाइन खींच के लिख देता हूँ, है ना, ये नीचे चल रहा है। समीकरण 1 को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे, अगर मैं चाहूं डेल्टा जी नोट ऊपर से एफ को यहाँ ले आऊं और माइनस एन ई नोट, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। और अगर मैं माइनस को यहाँ की जगह यहाँ लगाना चाहूँ तो लगा सकते हैं ना,
लगा सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। आप कहेंगे यहाँ क्यों लगा दिया? देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं कैसे लगा दूं? n ऑक्सीकरण अंक है, E0 है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे कैसे लगा दूं मैं, है ना। तो आगे की बात हम करते हैं, कहीं लगा दो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैथ वालों को तो पता है। तो ये जो समीकरण 1 है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो ये मानक जो हमारे पास क्या है, अपचयन विभव है। अपचयन विभव वो अगर देखो n को हटा दिया जाए और f को हटा दिया जाए तो जो डेल्टा G नोट है वो किसके समानुपाती होता है? अपचयन विभव के समानुपाती होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चाहे तो ये लिख दें, चाहे ये लिख दें, है ना, बात एक ही है। चाहे इसकी वैल्यू लिख दो, चाहे इसकी वैल्यू लिख दो, बात एक ही है ना। ठीक है, बात एक ही है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो रही है? फ्रोस्ट डायग्राम की बात हो रही है। ये हमारे पास एक तरीके से क्या हो गया, ये सिद्धांत हो गया। किसका सिद्धांत हो गया? फ्रोस्ट डायग्राम का। फ्रोस्ट डायग्राम में हमको क्या पढ़ना है वो हमारे पास बात हो गई। ठीक है बच्चा, अब देखो, अब फ्रोस्ट डायग्राम को अगर हमको समझना है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ही बताएंगे। तो एग्जाम्पल क्या है? निम्न के लिए फ्रोस्ट डायग्राम, फ्रोस्ट आरेख बनाइए, फ्रोस्ट आरेख बनाइए। ठीक है, फ्रोस्ट आरेख हमको बनाना है, फ्रोस्ट डायग्राम बनाना है। आपको अगर एग्जाम में दिया होगा तो किस तरीके से दिया होगा? जैसे हमारे पास क्या है, O2, O2 से क्या बन रहा है हमारे पास? H2O2, H2O2 से हमारे पास क्या बन रहा है? H2O। ठीक है, इनके बीच में जो है वो है प्लस 0.70 वोल्ट हमारे पास क्या है? अपचयन विभव है। यहाँ पे क्या है? प्लस 1.76 वोल्ट रेडॉक्स पोटेंशियल है। ठीक है, इस वाली अभिक्रिया में, इस वाली रिएक्शन में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फ्रोस्ट आरेख हमको बनाना है, फ्रोस्ट आरेख हमको बनाना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर फ्रोस्ट आरेख आपको बनाना है तो फ्रोस्ट आरेख बनाने के लिए आपको लैटिमर डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके आंसर में हमको क्या करना है? प्रत्येक अर्ध युग्म के लिए, प्रत्येक अर्ध युग्म यानी कि हाफ पेयर, जैसे ये हो गया, ये हो गया, है ना, के लिए E0 की वैल्यू, E नोट की वैल्यू का मान हमको निकालना है। ठीक है, निकाल दिया जाए जैसे हम लैटिमर डायग्राम में निकालते थे। सबसे पहले हम E नोट का जो है वो O2 और H2O2 के लिए निकालते हैं। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, O2 से H2O2 बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या है? प्लस 0.70 है, 0.70। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है? NE नोट होता है। ठीक है, NE नोट होता है। तो अब यहाँ पे देखो O2 है, O2 का ऑक्सीकरण अंक कितना है? 0 है। ठीक है, और H2O2 का कितना है? चलो पहले मैं आपको E0 दिखा देता हूं, पहले E0 की वैल्यू दिखा देता हूं। देखो E0 की वैल्यू दिखा देता हूं। इनके बीच में E0 की वैल्यू कितनी है? 0.70 है, 0.70 है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहां देखें, कहां? H2O2 से H2O, इससे ये देखें हम, तो यहां पे हमारे पास E नोट की वैल्यू कितनी है? 1.76 वोल्ट है। ठीक है, और एक स्पीसीज और बना सकते हैं हम यहाँ पे, क्या?
यहाँ पे O2 से H2O, O2 से लास्ट वाला, ठीक है, O2 से H2O, तो इसकी वैल्यू यहां से यहां तक कितनी होगी, यहां से यहां तक होगी 1.23 वोल्ट होगी, ठीक है, 1.23 वोल्ट होगी। ये कैसे आई वैल्यू, मैंने लैटिमर डायग्राम में बताया है, लैटिमर डायग्राम में मैंने समझाया है कि यहां से यहां, जो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि अगर कोई प्रजाति दूरी पर स्थित है, बहुत दूर स्थित है, तो उनके बीच में रेडॉक्स पोटेंशियल कैसे निकाला जा सकता है, E0 की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो आप वहां जाके पूरा लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा कि मैंने इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू कैसे निकाली। अभी तो आप सिंपल सा याद रख लीजिए कि यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, 1.23 वोल्ट है, ठीक है। अब हमारे पास देखो, जब भी हम फ्रोस्ट डायग्राम बनाएंगे, जब भी हम फ्रोस्ट डायग्राम बनाएंगे तो हमें क्या करना है, एक बात याद रखनी है, ठीक है। जैसे हम NE0 की वैल्यू निकाल रहे हैं, हम किसी भी प्रजाति के लिए NE0 की वैल्यू निकाल रहे हैं, E0 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमको क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए, जैसे हमने कोई प्रजाति ले ली O2, ठीक है, तो इसके ओब्लिग में दूसरी प्रजाति ऐसी लेंगे जिसका ऑक्सीकरण नंबर क्या हो, 0 हो। जब भी हम फ्रोस्ट डायग्राम बनाएंगे तो आगे ऐसी प्रजाति लेंगे जिसका ऑक्सीकरण अंक 0, में नीचे लिख देता हूं ना, 0 हो, ठीक है। इस वाली समीकरण को देखिए। अब जैसे हमारे पास H2O2 है, H2O2 से कौन सी प्रजाति बननी चाहिए, O2 बननी चाहिए, ठीक है, क्या बननी चाहिए, O2 बननी चाहिए। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि यहां पे ऑक्सीकरण अंक कितना कितना है, ये तो आपको पता ही होगा, 0 -1 -2 इस तरीके से होता है ना। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है। तो आपको जब भी फ्रोस्ट डायग्राम आप बना रहे हो तो आपको क्या याद रखना है, आप देखो दो प्रजाति लिखोगे, ये वाले जो ओब्लिक का साइन लगा रखा है इसके इधर प्रजाति लिखोगे, इधर लिखोगे, ठीक है। तो जो भी आपको पूरे में अभिक्रिया दी गई है, जितनी भी अभिक्रिया दी गई है, उनमें से जिसका ऑक्सीकरण अंक 0 है उसे ओब्लिक के दूसरी तरफ लिखना है, ठीक है। यहां पे 0 ऑक्सीकरण अंक किसका है, सिर्फ O2 का है। यानी कि आप ऐसे याद रख लीजिए कि आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि 0 ऑक्सीकरण अंक वाली याद रखनी है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, H2O है, इससे क्या बन रहा है, O2, ठीक है। फ्रोस्ट डायग्राम का मतलब ही यही है, फ्रोस्ट डायग्राम का मतलब यही है कि कोई भी प्लस वाली स्पीसीज है या माइनस वाली स्पीसीज है, उससे जो दूसरी स्पीसीज बन रही है उसका ऑक्सीकरण अंक 0 होना चाहिए। फ्रोस्ट डायग्राम का मतलब ही यही है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 0 0 ही होनी चाहिए। 0 किसकी है, O2 की है, तो तीनों जगह O2 ही लेंगे, ठीक है। अब देखो N की वैल्यू आप यहां देख सकते हैं, N की वैल्यू कितनी कितनी है, N क्या है, ऑक्सीकरण अंक, O2 की क्या है, 0। O2 या H2O2 से O2 अगर हम बनाएंगे तो इसकी क्या होगी, -1 होगी। H2O से O2 बनाएंगे, H2O और O2 के बीच में कितना अंतर है, -2 का अंतर है, ठीक है, तो ये -2 होगी। इसके बाद E0 E0 की वैल्यू देखेंगे हम, E0 की वैल्यू कितनी है, यहां पे हमारे पास O2 से O2 ये दोनों, तो O2 से O2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। साथ में हम NE0 की वैल्यू और निकालते हुए चलते हैं, ठीक है। तो N 0 से 0 मल्टीप्लाई किया है, 0। अब H2O से O2 तक की ऑक्सीकरण अंक कितना है, N है, और जो वैल्यू है वो कितनी है, +0.70 वोल्ट है, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे NE0 से, तो वैल्यू की हो जाएगी -0.70 वोल्ट,
ठीक है। इसके बाद H2O से O2 बन रहा है, यहाँ पे कितना ऑक्सीकरण अंक है, -2 है। यहाँ पे बीच में जो अपचयन विभव है, रेडॉक्स पोटेंशियल है, वो +1.76 वोल्ट है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, H2O से O2, H2O से O2 E का मान क्या है, E नोट का मान क्या है, ऑक्सीकरण अंक तो -2 है। ठीक है, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, -2 है। ठीक है, लेकिन अपचयन विभव जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो हमने अभी निकाला था, आपको बताया था 1.23। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1.23 वोल्ट। ठीक है, 1.23 वोल्ट। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2.46 वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, -2.46 वोल्ट हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको ग्राफ खींचना है। अब हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, यहां मैंने 0 लिख दिया। देखो एक्स एक्सिस पर, ये वाले एक्सिस पर हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण नंबर लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण अंक लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, -2, -1 और 0। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको यहां लिख सकता हूं, -2, -1, -0। देखो हमको ज्यादा तो जरूरत है नहीं, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है वो लगभग कहां से कहां तक आ रही है, 0 से और 3 तक के लगभग आ रही है। तो हमें ज्यादा वैल्यू की जरूरत तो है नहीं, तो हमने सिर्फ ये 3 वैल्यू लिख ली। तो यहाँ पे तो ऑक्सीकरण अंक की वैल्यू लिख ली, और यहाँ पे NE नोट की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, अब देखो यहां पे हमको ग्राफ खींचना है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में NE नोट की वैल्यू कितनी है, 0। NE नोट की वैल्यू कितनी है, 0, है ना। और ऑक्सीकरण अंक कितना है, ऑक्सीकरण अंक कितना है, वो भी हमारे पास क्या है, 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 पे हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद H2O2 की बात करते हैं। यहां पे कितनी है, -1 हमारे पास ऑक्सीकरण अंक है। ठीक है, माइनस अंक है, और माइनस अंक है। ठीक है, और जो वैल्यू है वो है -0.70 वोल्ट है, -0.70 वोल्ट है। तो -0.70 वोल्ट कहाँ आएगी, थोड़ी सी यहां आएगी, आप लगा लेना अपने हिसाब से। -0.70 वोल्ट कहां आएगी वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, ये वाली वैल्यू किसके लिए हो गई, O2 के लिए हो गई, ये वाली H2O2 के लिए हो गई। ठीक है, और तीसरी वैल्यू क्या है, H2O2 में -2 है, -2। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अंक तो यहाँ आएगा -2, और रेडॉक्स पोटेंशियल कितना है, अपचयन विभव कितना है, -2.46 वोल्ट है। तो -2.46 कहाँ आएगा, लगभग -2.46 -2 से नीचे आएगा, तो यहाँ लगा देंगे कुछ। ठीक है, तो इस ग्राफ को अगर हम मिला दें तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ये हमारे पास किसका पॉइंट हो गया, H2O का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। आप चाहो तो इसमें लिख भी सकते हो कि कितना कितना है, 0 0 है, ऑक्सीकरण अंक 0 है, और जो पोटेंशियल है, विभव है, वो भी 0 है। जहां H2O2 में क्या है, H2O2 में -1 है और -0.70 है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, वैल्यू आपने ग्राफ में लिखी होगी ना। और यहाँ पे क्या है, तीसरे वाले में ये जब पॉइंट है, यहाँ पे -2 है और -2.46 वोल्ट है। ठीक है, तो इन वाली स्पीसीज के लिए मैंने क्या किया, ग्राफ खींच दिया। तो आप भी खींच सकते हो।
तो देखो अभी देखो फ्रोस्ट डायग्राम की बात खत्म नहीं हुई है, हमें इसमें और भी एग्जाम्पल पढ़ने हैं, साथ में हमें इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं जिसकी सहायता से हम इसको और आगे तक समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो बता देना, हम आगे की बात कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और ये वाला लैटिमर डायग्राम और फ्रोस्ट डायग्राम आपस में आते रहते हैं, आते क्या रहते हैं, आएगा 2020 में 21 में हर जगह आएगा। 2020 में भी आया था, 2019 में भी, 2018 में भी, और अब 2021 में भी आएगा। 2020 में एग्जाम हुए थे सेकेंड ईयर के, 2 एग्जाम हुए थे। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हुआ था, इसलिए ये मत सोचना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना, झूठ नहीं बोल रहा मैं। तो अभी भी आ सकते हैं ये, है ना, तो इसको पढ़ना है। इससे जो आगे की बात है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।